कुरान या संविधान? संविधान आएगा जब देश की बात आएगी तो। अगर किताब की बात आएगी तो फिर कुरान आएगा। मुस्लिम धर्म खतरे में है क्या आपको लगता है? को खतरे में? किसी लिए खतरे में बता दो, कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में सुना है बाबू? पाकिस्तान सुना है, वो गलती तो उन्हीं की है क्योंकि उन्होंने हमारे भारत वो हिंदुस्तानियों को मारा। इतने शो किया आपने, मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर, लेकिन इतने शो किए कि अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। दोस्तों, क्या अब नफरती और गोदी पत्रकारों के पास मुसलमानों को निशाना बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार बचा है कि अब उनके बच्चों को इस नफरत में घसीटा जाए, उनके बच्चों को निशाना बनाया जाए, उनके बच्चों के मुंह में माइक घुसेड़ दी जाए? क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं, इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। आपको आज के इस वीडियो में इस पूरी रिपोर्ट को मैं विस्तार से बताऊंगा और दिखाऊंगा। साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नफरती, जाहिल, अनपढ़ गंवार किस तरीके से 2-2 रुपल्ली वाले टोल छाप बदतमीज लोग मुसलमान महिलाओं को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से भद्दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। और साथ में मुसलमान ऑटो वालों को किस तरीके से ज़रा सी गलती पर उसको हाथ पैर तोड़ करके अस्पताल पहुंचा दिया नफरतियों ने। दोस्तों, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में किस तरीके से नफरत का पैमाना बढ़ चुका है कि अब ना सिर्फ मुसलमान बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गालियां खानी पड़ रही हैं। नफरती चिंटू जिनकी 2 पैसे की औकात नहीं है, वो महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं और कैसे उनको सबक सिखाया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, ये भी मैं बताऊंगा। और साथ में मोदी सरकार ने एक ऐसी महिला को सम्मानित किया जिसने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया था। सारी बातें बताऊंगा। और साथ में रूबिका लियाकत ने इस बार और बड़ा पंगा ले लिया, लेकिन इस बार कायदे से विपक्षी नेताओं ने रूबिका लियाकत की क्लास लगा दी। सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें मैं रखना चाहता हूं। ये वीडियो जो आप देख रहे थे, आज मैंने आपको एक और वीडियो में इसका जिक्र किया था, लेकिन उसमें जिक्र दरअसल कुछ और ऐसी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये वीडियो सर्कुलेट होने लगे तो मैं इस चैनल पे गया, इस नफरती यूट्यूब चैनल पर गया, और वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि ये तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सारा का सारा वही चीज़ें चलाई जा रही हैं। क्या मुस्लिम बच्चों के मुंह से ज़बरदस्ती कुछ ऐसा निकलवाया जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन किस तरीके से बेबाक अंदाज में उन बच्चों ने इस नफरती पत्रकार को, नफरती महिला पत्रकार को किस तरीके से जवाब दिया है, ये आपको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। और उसके बाद बीच में जो व्यक्ति बोल रहा है बम लगा करके फटेंगे, ऐसे लोगों को भी आपको सबक सिखाना चाहिए। देख लीजिए। तो कुरान या संविधान? संविधान आएगा जब देश की बात आएगी तो। अगर किताब की बात आएगी तो फिर कुरान आएगा। जब देश की बात आएगी तो संविधान आएगा, वैसे कुरान है जी। अच्छा, मदरसे में और क्या क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में जैसे कि वजू कैसे बनाते हैं, कैसे जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, कैसे सजदा करना है, कैसे रुकू में जाना है, क्या पढ़ना होता है, क्या कैसे बम लगा के फटना है, कैसे जाएंगे हैं, ये सब सिखाया जाता है उसमें। ये सब सही सिखाया जाता है। और आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, लोगों का ये भी कहना होता है कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म है वो खतरे में। आपको भी ऐसा लगता है भारत में? भारत में? हाँ, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ते तो आपसे इसलिए सवाल है। भारत में हिंदू लोग नहीं, मुस्लिम धर्म खतरे में है क्या आपको लगता है? को खतरे में? किसी लिए खतरे में, बता दो, कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में सुना है बाबू? पाकिस्तान सुना है, वो गलती तो उन्हीं की है क्योंकि उन्होंने हमारे भारत वो हिंदुस्तानियों को मारा। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो है। अब इसी को लेकर के अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि एक छोटे से मुस्लिम बच्चे से इस यूट्यूबर महिला द्वारा जिस तरह सवाल किया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। चंद फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर के लिए ये लोग किस तरह एक मासूम को कैमरे के सामने अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस ज़हीन बच्चे ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोनों बच्चों ने कायदे से इससे पाकिस्तान के बारे में पूछा, इससे कुरान के बारे में पूछा, इससे मदरसे के बारे में पूछा। बार बार ये महिला मदरसे के बारे में पूछ रही थी और इस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिए हैं, क्या जवाब दीजिए, क्या समझ है इस बच्चे की। और इसीलिए अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि इस
महिला यूट्यूब महिला जो पत्रकार है इसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमको कुछ तस्वीरें समझ में आई। ये देखिए, ये चैनल है, मोदी की तस्वीर है सबसे बड़ी, फिर नीचे थोड़ा सा अमित शाह, फिर उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ये तस्वीर है। 21,700 सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, लेकिन थंबनेल देखिए। मुस्लिम छोटे बच्चों ने बता दिया कि मदरसे में क्या सिखाया जाता है, सुनकर होश उड़ जाएंगे। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बता दिया। ये देखिए, सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थक मोदी विरोधी कश्मीरी, ये एजेंडेबाज चैनल ये काम कर रहे हैं। ये देखिए, संविधान बड़ा या कुरान, जवाब देने में मुस्लिम क्यों हो गए परेशान। देख रही हैं सीधे तौर पर ये मोहतरमा पत्रकार किस तरीके से हिंदू मुसलमान कर रही हैं। कायदे से तो इनका चैनल ब्लॉक हो जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसी को लेकर के अब टीम राइजिंग फाल्कन ने इनको लेकर के इनके तमाम सारे थंबनेल और यूट्यूब चैनल के लिंक भेज करके इनको जो है बैन करने की मांग कर डाली है MIB से। लिखा गया कि सिर्फ 21,700 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल नेशनल न्यूज़ हिंदी पत्रकारिता की आड़ में नफरत फैला रहा है। मुसलमानों को निशाना बनाना, बच्चों से पाकिस्तान गाज़ा पर सवाल कर उन्हें बदनाम करना, ये चैनल समाज में जहर घोल रहा है। MIB इंडिया, दिल्ली पुलिस, HMO इंडिया, NCPCR, यूट्यूब इंडिया कृपया संज्ञान लें और कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। हेट स्पीच तरीके से चीज़ों को ये फैलाने की कोशिश कर। अब एक और तस्वीर, ये तस्वीर मैं ब्लर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना भद्दा इशारा, ऐसी इतनी भद्दी फ़ोटो, ये तस्वीर AI जनरेटेड ये लगाई जा रही है कि आप यकीन नहीं कर पाओ। सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम किया जाए। इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया ये आदमी। देखिए, महाकाल का इसने फ़ोटो लगाया है। सोचिए, भोलेनाथ का फ़ोटो लगा कर के आदमी इतना घटिया कृत्य कर सकता है। इसके दिमाग में भरी गंदगी, सड़ांध, आप समझिए किस तरीके से ये बजबजा कर बाहर आ रही है दोस्तों। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये इस व्यक्ति की मानसिक कुंठा भी दर्शाता है। इसका नाम है विक्रम बुंदेला। अब बुंदेला साहब ने इस तरीके का ट्वीट किया है। इस पर जो है एक ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर इसके खिलाफ शिकायत कर दी है। विक्रम निवासी ललितपुर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट फैलाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और इसमें तमाम सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टैग करके इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए अपील की गई है दोस्तों। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं दोस्तों। तस्वीर क्या, सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। वीडियो सुनिए और उसके बाद आप तय कीजिए कि किस तरीके से सिर्फ मुसलमान नाम होने पर ऑटो ड्राइवर को ना सिर्फ मारा गया बल्कि उसको दूसरी जगह बैठा करके ले गए, फिर वहां पर बहुत मारा। हालत यह है कि अधमरा ऑटो ड्राइवर जो मुसलमान है अस्पताल में भर्ती। सुनिए जरा। उन्होंने माफी मांगने बाद उनको तो भी मारा है, पर क्यों मारा? खाली वो मुसलमान है इसलिए मारा है। और उनके छोटे छोटे बच्चे, अब उनको कौन देखेगा? और हालत इतनी सीरियस है, डॉक्टर कह रहे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कौन सी बात है कि तुम माफी मांग रहे हो तो भी तुम दूसरी जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहां नहीं, दूसरी जगह ले जाके मारा और ऐसा मारा कि हाथ पांव बांध के मारा है। तो दोस्तों, सीधे तौर पर अब्बास का जो ऑटो रिक्शा है, वो मीर अब्बास नाम है ऑटो चालक का, उसको धार्मिक पहचान के आधार पर मारा गया, पीटा गया। और सीधे तौर पर यह महिला इस वीडियो में बताती हुई नजर आ रही है। और अब बात एक ऐसे नफरती की जो महात्मा गांधी और मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को गालियां बक रहा, भद्दी भद्दी गालियां बक रहा है। मैं इसकी गालियों पर बीप लगा रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से ये व्यक्ति खुलेआम गालियां बक रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां राम राज्य की सरकार है और राम राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कम से कम इनकी स्पीच से ऐसा लग रहा है, लेकिन इनकी सारी गलतफहमी 2 मिनट बाद अभी दूर हो जाएगी। पहले इनका वीडियो देखिए। जब कहा कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता था तो गए क्यों नहीं? गांधी जिसको जाना हो जाए, जिसको रुकना हो रुके। तो दोस्तों, इस तरीके से ये गाली बक रहे थे। इस पूरे वीडियो का संज्ञान उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया और उत्तर प्रदेश ने पुलिस ने संज्ञान लिया तो फिर इनकी अरेस्टिंग हुई। सचिन गुप्ता लिखते हैं, महात्मा गांधी और देश के मुसलमानों को गालियां देने वाला राजेंद्र शर्मा गिरफ्तार हो गया है। और यह आदमी इतना नफरती है, खुलेआम गालियां बक रहा है। सोच, और इतनी भद्दी इतनी गंदी गालियां कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब एक तस्वीर आपको, पुरानी स्टोरी है 2 दिन पहले की, लेकिन आज उसका खुलासा हुआ है। खुलासा किसने किया?
एक व्यक्ति जिसकी हत्या की गई, जिसका टोपी निकाल ली गई, सिर से टोपी छीन ली गई और उसके बाद में जब वो टोपी उठाने झुका तो उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ असजद की। पानीपत में ये घटना हुई। बिहार के रहने वाले असजद थे, ससुराल थे यहाँ पर, और उनके ससुर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ, किस तरीके से उनकी हत्या की गई और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। सुनिए ज़रा। घर पे आकर खाना खा के वो मार्केट गया, मार्केट जाके अपने टहलने गया मार्केट में। उधर से सुसु लाला का दुकान से गुजर रहा था, बस उसका सर से वो टोपी उतार लिया। उतारने के बाद अपना सर पे पहन लिया। पहनने के बाद कहे देखो कैसे लग रहे हैं। जब मेरा दमाद कहा कि हाँ अच्छी लग रही है, अब मेरा टोपी दे दो। 2-4 बार टोपी मांगा, दिए नहीं, टोपी बाहर में बिगा दिया, हाँ फेल देता है। फैलने के बाद टोपी मेरा दमाद ने अपना उठा के सर पे लेके अपना चल रहा था, बीच में कुछ बात बोला ही नहीं। अपना दुकान से डंडा ला के पीछे से उसका सर पे ठोक दिया, खूब जोर से मार दिया। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के इस तरीके से बात की जा रही है। इसी को लेकर के दोस्तों एक और तस्वीर सामने आई है अलीगढ़ को लेकर के। अलीगढ़ के वो जो हत्यारे हैं, मैं उनको हत्यारा ही कह रहा हूँ क्योंकि हत्या करने की उनकी कोई कोशिश कोर कसर उन्होंने छोड़ नहीं रखी थी। वो तो किस्मत थी कि वो मांस व्यवसायी जो है वो बच गए। दोस्तों अब उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है और इसी को लेकर के वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि अलीगढ़ लिंचिंग मामले में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों के नाम विजय गुप्ता, विजय बजरंगी, लवकुश हैं। इस बुढ़ाऊ आतंकी को देखिए, ये ज़रा भी गैरत है कि इस बुढ़ापे में ये हेट क्राइम करके जेल में सड़ने जा रहा है। सोचिए नफ़रत और हराम खाने की लत ने कैसे इनको जॉम्बी बना दिया। हराम खाने की लत इसलिए क्योंकि इन पर आरोप है सीधे सीधे कि इन्होंने उगाही के लिए पैसा मांगा था। जब पैसा नहीं दिया उन व्यवसायियों ने तो इन लोगों ने प्रपंच रचा, छल किया और उसके बाद गौमांस बता करके उनको बुरी तरीके से पीटा। कायदे से ऐसे नफरतियों का जीवन जेल में होना चाहिए, जेल में ही सड़ना चाहिए, इनकी लाश बाहर आनी चाहिए, तब कायदे से इनका सही इलाज हो पाएगा। क्योंकि ये बाहर रहेंगे तो नफरत ही फैलाएंगे और एक नफरती आदमी कई नफरतियों को पैदा कर देता है समाज में, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एक और तस्वीर देखिए इसी को लेकर के जाकिर अली ने लिखा है। जाकिर अली लिखते हैं कि अलीगढ़ पुलिस ने मुस्लिम वीट व्यवसायियों को गौ तस्कर बता लिंच करने वाले भानु प्रताप, लवकुश, विजय गुप्ता, विजय बजरंगी नामक गौ आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने 13 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें से अभी गिरफ्तारी सिर्फ 4 आतंकियों की हुई है। 34 आतंकी अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। दोस्तों ये सब घटनाक्रम हुआ, इस बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान वायरल हो रहा है। वो बीफ पर एक अपना बयान दे रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है नफरतियों को, वो आपको देखना और सुनना चाहिए। देखिए जरा पहले। अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग, तुम न खाओ, कोई मजबूर नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मुंबई से होता है 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर। नहीं करेंगे, मुंबई में आपकी सरकार है ना, मुंबई में आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट मुंबई से होता है, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो, आपके योगी है वहां पर। बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज। तुम धोखा दे रहे, जनता को लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर रहे। अलाना कंपनी है, कितना एक्सपोर्ट करती है? 2028 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करते। अलाना का मालिक कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है? नहीं है। मीशा एक्सपोर्ट 300 करोड़ और HMA एग्रो 290 करोड़। तो दोस्तों इस तरीके से बीफ एक्सपोर्ट पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नफरती चिंटुओं को असदुद्दीन ओवैसी ने आड़े हाथों लिया। दोस्तों एक और अच्छी खबर यह कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब नफरतियों ने एजेंडा बना करके एक छात्रा को अरेस्ट करवा दिया, उसको जेल भिजवा दिया, उसको अब जमानत मिल गई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं खदीजा शेख की। खदीजा शेख की रिहाई हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज उनको जो है रिहाई पर उनकी मुहर लगा दी। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं उनकी तस्वीर शेयर करते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई मुस्लिम छात्रा खदीजा शेख को मुंबई हाईकोर्ट से रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। कल जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू होने वाली थी, न्यायाधीशों की बेंच ने बिना सुनवाई किए सूरज निकलते ही पहले रिहाई का आदेश जारी किया। वही अदालत ने छात्रा को निलंबित करने वाले कॉलेज प्रशासन की भी आलोचना की है कि कैसे छात्रा को जल्दबाजी में निलंबित किया जा सकता है। 7 मई को पुणे से खदीजा की गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों। और अब तस्वीर इनकी आप पहचानते होंगे, इनका नाम है साध्वी रितंभरा और इनके नफरती बयान
नफरती स्पीच, हेट स्पीच के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वही साध्वी हैं जिन्होंने इस देश के मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान हिंदुओं से किया था, आदेश दिया था, आह्वान किया था। इनको उस आह्वान का गिफ्ट मिला है। अब गिफ्ट किसने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। गिफ्ट क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार। इन्होंने जो काम किया उसके लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आह्वान करने वाली साध्वी रितंबरा को राष्ट्रपति भवन ने कल पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। उनको यह सम्मान उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया, बताया गया। जबकि साध्वी रितंबरा के सामाजिक जीवन को उठाकर देखा जाए तो राम मंदिर के लिए चलाए गए आंदोलन में शामिल होने के लिए ही उनकी पहचान है। लेकिन मकतूब मीडिया के मुताबिक साध्वी ने भारत के मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया था। अब क्या ही कहें, पद्म भूषण अब किसी भी व्यक्ति को देकर उसकी अहमियत कम की जा चुकी है। और अब तस्वीर दोस्तों मशहूर गोदी एंकर नफरती पत्रकार रूबिका लियाकत की। रूबिका लियाकत का पंगा इस बार गलत भाई के हत्थे चढ़ गई। रूबिका लियाकत गलत प्रवक्ता से पंगा ले लिया। सुरेंद्र राजपूत ने थोड़ा सा लिहाज कर दिया था, लेकिन इस बार लिहाज नहीं हो पाया। ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। कब का है, कौन सी डिबेट का है, इसकी ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो उस वीडियो के जवाब में वायरल हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो पहले देखिए आप। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे। इतने शो किए आपने, मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर, लेकिन इतने शो किए। अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं कर, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको टाल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम। आपके शो बड़े एक तरफा होते हैं। हाँ? ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक, डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी। तो दोस्तों रूबिका लियाकत का जवाब किस तरीके से दिया है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, ये आप सभी ने देख लिया। और अब आखिर में तस्वीर दोस्तों एक खबर एएनआई को लेकर के। आप सभी को पता है एएनआई इस वक्त यूट्यूबर से हफ्ता वसूली कर रहा है। ज़रा सा भी अगर कोई हिस्सा लगा देता है यूट्यूबर तो जो उससे जो है 50 लाख रुपए की डिमांड करी जाती है। मोहक का वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ। अब ये मामला दोस्तों संसद तक पहुंचने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि कॉपीराइट के नियमों में अब ढील दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त 1951 और 57 में कॉपीराइट एक्ट बना उसके तहत जो अभी चीज़ें चल रही हैं, अब आज के डिजिटल मीडिया के दौर में उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। यानी कि अब ये मुद्दा, एएनआई का ये मसला संसद तक जाने के लिए लगभग तैयार हो चुका है। पवन खेड़ा लिखते हैं कि भारत का कॉपीराइट कानून डिजिटल युग के अनुरूप बदला नहीं है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 का अनुभाग 52 आलोचना, टिप्पणी, समाचार के लिए न्याय संगत प्रयोग की अनुमति देता है, लेकिन यह कानून अब भी अस्पष्टताओं में उलझा है। न्याय संगत प्रयोग की परिभाषा क्या है, कितनी सामग्री का उपयोग अत्यधिक माना जाएगा। इन कानून में आखिरी संशोधन यूपीए 2 सरकार में 2012 में किया गया था। उसके बाद से बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे पर न तो कोई पहल की और न ही कोई रुचि दिखाई। डिजिटल इंडिया जैसे चकाचौंध वाले नारों को बेचने में सरकार व्यस्त रही, जबकि डिजिटल स्पेस को लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो मूलभूत सुधार जरूरी थे उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कम से कम ये सवाल भी पूछना चाहिए कि यूट्यूब चैनल्स जो बंद कर दे रही है मोदी सरकार, उसके बारे में भी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट चीज़ आए तो कम से कम किसी भी पत्रकार को या यूट्यूबर को या व्यक्ति को अपनी बात रखने का उसको हक होना चाहिए। दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।